सरकार मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि दिमागी नक्सल जो है उसको निपटेंगे और लोग दिमागी नक्सल कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी दिमाग खराब हो चुकी है, जिनके बाले बच्चा नहीं तो दिमाग तो खराब है। वो मेलोडी खा रहे हैं, विदेश में मेलोडी खाए और मन मीठा कर। नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया कि आप लोग दिमागी नक्सल हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग हैं दिमागी नक्सल। हम भारत की बात करते हैं, हम भारत के उत्थान की बात करते हैं। भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार है, भारत के अंदर जिस तरह से माफिया और कहीं ना कहीं जो परीक्षा माफिया बढ़ रहे हैं उनकी बात करते हैं। इसीलिए इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये माफियाओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये अपराधियों के साथ खड़े हैं और ये नहीं चाहते हैं कि उस मामले को उजागर किया जाए। इसीलिए ये हमें दिमागी नक्सल कह करके कहीं ना कहीं नौजवानों छात्रों का अपमान करना चाहते हैं। छात्रों की जो डिमांड है वो डिमांड कितना जायज है और कितना नाजायज है ये तो अलग बात है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिमागी नक्सल पैदा हो गया देश में, आप क्या कहेंगे? हालांकि मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल न करेंगे तो एक हम बेहतर ह्यूमन बनेंगे कैसे? जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि आप लोग दिमागी नक्सल हैं, ऐसा क्या? जी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमेशा पेपर लीक ही हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन घोषणा किया था कि नक्सल जो कि हथियारबंद नक्सल था उसको उन्होंने मुखबिरों की मदद से डिविजन पैदा करके उसे खत्म कर दिया। अब वह दिमागी नक्सल को खत्म करना चाह रहे हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने लाल किला के प्राचीर से किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। इसके बहुत ही बड़े और गहरे मायने हैं। जिस तरह नक्सल, हथियारबंद नक्सल को खत्म करने के लिए जब अमित शाह ने घोषणा किया था कि 31 मार्च 26 तक माओवादियों को समाप्त कर देंगे, नक्सलियों को समाप्त कर देंगे, उस समय लोगों को आश्चर्य लग रहा था और लोग महसूस कर रहे थे कि यह बकवास है। लेकिन 2 साल के अंदर ही पूरी हथियारबंद कार्रवाई करने वाली नक्सलियों की दस्ता समाप्त हो गई, या यूं कहें लगभग बड़े हिस्से जो है या तो सरेंडर कर गए या फिर जेल चले गए या फिर मारे गए। जो बचे हैं वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, यह भी एक हकीकत है। अब दूसरी तरफ जब अमित शाह के गुरु नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को ये घोषणा करते हैं कि दिमागी नक्सल को समाप्त करेंगे, अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल उसने नहीं किया, दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया, यानी एक बड़ा फलक उन्होंने अपनाया और माओवादियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ अब बड़ा आयाम लेते हुए उन तमाम लोगों को घसीटने की कोशिश होगी या हो रही है जो कि मोदी सरकार से किसी न किसी तरीके से असहमत है या फिर उनके लिए खतरा महसूस उनको कराया जाता है। इसमें कांग्रेस जनता पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, इसमें वे लोग भी हो सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इसमें वे लोग भी हो सकते हैं जो कि मोदी सरकार के विरुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे इसमें पत्रकार हो या फिर बुद्धिजीवी हो या फिर कोई भी हिस्सा हो। वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है, हमको सिखा दिया है। तो दिमागी नक्सल की मानसिकता वो है जिसको स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ होती है कि वो वंदे मातरम का विरोध करने में गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी दिमागी नक्सल। मोदी सरकार ने एक बड़ा फलक का निर्माण किया है, दिमागी नक्सल।
इनके पीछे एक चीज जो साफ तौर पर दिखाई पड़ी है वो ये भारत सरकार की नीतियां। 14 के बाद से ही बात करें हम अगर, तो भारत सरकार की नीतियां सीधे तौर पर व्हाइट हाउस अमेरिका में बनता है, मोसाद उसका समर्थन करता है और मोसाद और CIA के नेतृत्व में भारत की नीतियां तय की जाती है और उनके जरिए, उनके सहयोग से भारत के अंदर देश के उन तमाम लोगों को खत्म करने की कवायद की जा रही है जो मोदी सरकार के लिए खतरा उत्पन्न कराती है। आपको याद होगा अमित शाह ने शुरुआत में ही कहा था कि भारत से माओवाद को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि माओवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर देंगे। ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ, उनके बातों में अंतर क्यों आया, इसके समझने के लिए हमने कई वीडियो में बताया आपको। मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के माध्यम से अमित शाह पूरे भारत से पार्टी को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव की नीतियां या उसकी जो साजिशें थी वो विफल हो गई। परिणामतः अमित शाह एक कदम पीछे चला गया। अब उसने दूसरा कदम उठाया है नरेंद्र मोदी के बयान में, यानी दिमागी नक्सल। अब इसमें उन विभीषणों की तलाश वो करेंगे, वे अब इन बुद्धिजीवियों के बीच में जो कि अर्बन नक्सल है या फिर दिमागी नक्सल है, इसमें उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव की तरह इन लोगों की पहचान कर सके और उनको पकड़वाने में उनको सहयोग कर सके। ऐसा मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव ने किया था। यानी मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव पार्ट 1 सशस्त्र माओवाद को समाप्त किया। अब मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव पार्ट 2 उन लोगों को समाप्त करने की कोशिश करेगा और पहचान कराएगा, उनकी हत्या कराएगा, उनको जेल में डाला जाएगा जिसको ये पहचान कराएंगे। इसमें कई सारे नाम आ रहे हैं। इसमें एक नाम सीमा आजाद और विश्व विजय का भी हो सकता है। बहरहाल इन्हीं बीच में एक बयान आया है भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से। भगत सिंह छात्र मोर्चा ने इन सवालों का किस तरह से देखा है और वो क्या महसूस किए हैं इन चीजों पर, उन्होंने अपने एक प्रेस बयान में बताया है। तो आइए हम सीधा उनके प्रेस बयान पर ही चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह छात्र मोर्चा इन सवालों को किस तरह देखता है। भगत सिंह छात्र मोर्चा ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में वो बताए हैं इस दिमागी नक्सल का जो फितूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो छोड़ा है, खास करके नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को इसकी घोषणा किया है, इसको वो किस रूप में देख पा रहे हैं। भगत सिंह छात्र मोर्चा उत्तर प्रदेश अपने बयान में कहता है, विगत 15 अगस्त 26 को भारतीय सामंतवाद और साम्राज्यवाद के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने पुराने भाषणों की तर्ज पर ही जनता को गुमराह करते हुए एक और भाषण दिया, जिसमें हर बार की ही तरह देश के उज्जवल भविष्य का सपना शामिल था। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने ठीक ट्रंप के तर्ज पर, जो इन दिनों कम्युनिस्ट मैनेंस की बात कर रहा है, अपनी जन विरोधी शब्दावली में एक नया शब्द जोड़ते हुए दिमागी नक्सल को पहचानने और उन्हें अलग थलग करने की बात कही है। सवाल है कि ये दिमागी नक्सल कौन है, जिनका जिक्र डरी हुई सत्ता या प्रतिक्रियावादी पूंजी के सेवक अक्सर खतरे के रूप में करते रहते हैं। पूंजी के गहराते संकट ने पूंजीवाद को मनासन अवस्था में पहुंचा दिया है और अब वह हमारे सामने सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी रूप में खड़ा है। 2008 में शुरू हुई आर्थिक मंदी आज भी जारी है और उससे निकलने का रास्ता
शासक वर्ग अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। आर्थिक मंदी के इस अस्तित्व के कारण समाज में भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। आर्थिक मंदी से निकलने में मिली असफलता और जनता के लगातार हो रहे जन आंदोलनों से शासक वर्ग उकलाया हुआ है। फलस्वरूप ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी ताकतें जनता पर दमन ढाकर अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः नतीजा यह है कि मोदी जैसे पूंजी के सेवक अब लोकतांत्रिक होने का ढोंग भी करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि रोजगार, सम्मानजनक वेतन और तमाम परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसी बुनियादी मांग का भी अपराधीकरण किया जा रहा है। फांसीवादी ताकतों को ऐसी भीड़ की जरूरत होती है जो दिमाग यानी तर्क का इस्तेमाल ना करे और सत्ता की सारी बातों को ज्यों का त्यों मान ले। यानी किसी ने जैसे ही दिमाग का इस्तेमाल शुरू किया कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि क्यों हो रही है, आदिवासियों पर सरकार हमले क्यों कर रही है, फीस वृद्धि और पेपर लीक क्यों हो रहा है, विस्थापन क्यों हो रहा है आदि, अब उसे दिमागी नक्सल घोषित कर दिया जाएगा। भगत सिंह मोर्चा आगे लिखते हैं, यह बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि नक्सल शब्द साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी किसान आंदोलन से निकला है। यह आंदोलन जिसने कृषि क्रांति का रास्ता दिया, यह उत्पादन के साधन यानी जमीन के हक को हासिल करने के लिए, सामंती दमन और शोषण से मुक्ति के लिए गांव के दलित भूमिहीन किसानों का सशक्त आंदोलन था, जिसने शासक वर्ग के आंखों की नींद उड़ा के रख दी थी। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल वे लोग हैं जो इस दमनकारी ढांचा जो मेहनतकश जनता का शोषण करती है को बदलना चाहते हैं और कलम के दम पर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उन्हें संगठित करते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। ऐसे में हमें फांसीवादी अमित शाह की नक्सल मुक्त भारत के संदर्भ में दी गई चेतावनी को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अगला निशाना शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस लड़ाई को कलम के दम पर आगे बढ़ा रहे हैं। हाल के वर्षों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आय असमानता, भ्रष्टाचार और समान उत्पादन के साधनों का बंटवारा, कारपोरेट लूट के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश ने सत्ता को भयभीत कर दिया है। इससे घबराई मोदी सरकार भविष्य के आंदोलनों पर नकेल कसने की तैयारी में लग गई है। आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थन में बात करने वाले बुद्धिजीवियों को जनता से काटने या आइसोलेट करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे नए नए शब्दों को बनाया जा रहा है। चूंकि राज्य मशीनरी एक वर्ग की सेवा करने के लिए है, इसलिए वह पूंजी के हित को सुरक्षित रखते हुए बचे खुचे जनवादी स्पेस को खत्म करने के लिए पत्रकारों, छात्रों, बुद्धिजीवियों पर दमन का रास्ता चुनती है और मोदी सरकार इसी को लागू कर रही है। इसी तरह शासक वर्ग कारपोरेट लूट, देश के भीतर बढ़ती संसाधनों की समान कब्जेदारी और जनता पर होने वाले दमन के खिलाफ खड़े लोगों को अर्बन नक्सल और ओवर ग्राउंड वर्कर का टैग देकर उनको जनता से अलग थलग करना चाहती है ताकि उन पर राजकीय दमन करना आसान हो जाए। इस तरह से हो रहे दमन के सैकड़ों मामले हमारे बीच मौजूद है। भीमा कोरेगांव केस, लखनऊ षड्यंत्र केस, प्रोफेसर GN साईं बाबा, पत्रकार रुपेश कुमार, मूलवासी बचाओ मंच के सुनीता, रघु, नागपुर जेल में बंद पत्रकार रेजाज आदि तमाम केसेस का उदाहरण है। साथियों, हमें शासक वर्ग की इस नीति को समझना होगा और जनता के बीच में उसका पर्दाफाश करना होगा। हम फांसीवादी ताकतों के उभार के दौर में जी रहे हैं जहां सत्ता विरोध के प्रत्येक स्वर पर निशाना साधे बैठी हुई है। फांसीवादी मोदी का यह बयान जनता विरोधी और प्रतिरोध की आवाजों को खुले तौर पर उछलने की रणनीति है। हम तमाम जनवाद पसंद लोगों से अपील करते हैं कि वो मोदी के इस बयान की घोर निंदा करें
और इस तानाशाही फांसीवादी ताकतों को खार फेंकने और नवजनवादी समाज के निर्माण के लिए क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा बने। ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवाद, मुर्दाबाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जिंदाबाद, ये स्लोगन के साथ इस 2 पन्ने का बयान था जो मैंने आपको बताया। इस बयान के साथ ही मैंने आपको बताया था बिना विभीषण के सत्ता कभी भी जनवादी आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकती है। सशस्त्र आंदोलन करने वाले माओवादियों को समाप्त करने के लिए इस शासक वर्ग ने मल्लजुला वेणुगोपाल राव जैसे विभीषण को तैयार किया और उसके मदद से उसने पूरी की पूरी पार्टी को या धराशायी करा दिया या फिर उसको खत्म कर दिया। अब शासक वर्ग ने दूसरा रास्ता तैयार किया है और वो है उन लोगों को खत्म करना जो शहरों में जनता के सवाल को उठा रहे हैं। इनको खत्म करने के लिए भी अब वो नए नए विभीषण तैयार कर रहे हैं और इन्हीं विभीषणों में कुछ नाम मैंने आपको बताया। ये विभीषण लोग अब किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं इसका भी एक नजारा आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इनके विभत्स चेहरे, इनके खूनी चेहरे आपके सामने भी आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मल्लजुला वेणुगोपाल राव पार्ट 2 की तलाश मोदी सरकार बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रही है ताकि वे माओवादियों को, उन दिमागी नक्सलियों को समाप्त करने में मददगार हो सके। ऐसे में ही एक फेसबुक पर एक पोस्ट आया है, नाम पता जरूरत नहीं है और लेकिन पोस्ट में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण चीज लिखा है, वो सुनने की जरूरत है। ये लिखते हैं, देश की बहुत ही बहादुर महिला, ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे बड़ी डरपोक वास्तव में, ब्रैकेट बंद। सीमा आजाद ने आज कमेंट में एक सवाल पूछा, वास्ते गुनाए हुइयां। इसे समझाने के लिए, इसे समझने के लिए मैं तमाम कमेंट के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। उससे पहले कुछ और बातें जानना बहुत जरूरी है। सीमा ने जेल में बंद पत्रकार रुपेश कुमार के समर्थन में एक पोस्ट शेयर की थी। प्रत्येक जीवित नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो यूएपीए, एनएसए जैसे कानूनों का पूरे दम खम के साथ प्रतिरोध करें और उनकी रिहाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। लेकिन यह अधिकार उन संगठनों और लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता जो एक तरफ तो पत्रकारों के हमदर्द बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ पत्रकारों, छात्रों, मजदूर नेताओं को 50-50 लाख रुपए के फिरौती का नोटिस भेजते हैं। ये जो नोटिस भेजा गया था 50-50 लाख का, इसमें एक मैं भी था और इसके अलावे कई पत्रकारों पर भी 50-50 लाख का, सीमा आजाद और उनके पति, कुछ में सीमा आजाद नहीं शामिल हुई, उनके पति थे विश्वविजय, लेकिन हम जैसे पत्रकारों पर जो नोटिस आया था ये दोनों मिलकर के दिया था। इसी बात का यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ तो पत्रकारों के हमदर्द बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ पत्रकारों, छात्रों और मजदूर नेताओं को 50-50 लाख रुपए की फिरौती का नोटिस भेजते हैं और निडर इतने हैं कि पहले सवाल करते हैं, जैसे ही सामने वाला लोग जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं। इन्होंने धमकी के अंदाज में मुझसे मेरी फोटो मांगी, यह कहते हुए कि आप डरपोक हो इसलिए फोटो नहीं लगा रहे और मुझे सरकारी एजेंट घोषित कर दिया बिना किसी जांच पड़ताल के, जिसमें उस तरह के राजनीतिक आरोप भी नहीं लगाए गए जिस तरह के आरोप बीएसएम यानी भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से एवं नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो माओवादियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी है ने इन पर लगाए और उनका आज तक डराने धमकाने के अतिरिक्त कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाई। जब मैंने पलट कर पूछा कि मेरी फोटो सरकार की मुखबिरी करने के लिए चाहिए क्या, तो इन्होंने सवाल किया, आपने गुनाह क्या किया है?
मैं इसका जवाब देता इससे पहले ही दुनिया की सबसे बहादुर महिला सीमा आजाद कमेंट ऑप्शन बंद कर गई, इसलिए मुझे यह पोस्ट लिखनी पड़ रही है। आजकल इस सवाल का जवाब सबको पता है कि हर सोचने और सवाल करने वाले दिमागी नक्सल घोषित हो चुके हैं और इन दिमागी नक्सलियों की पहचान करने के लिए सीमा विश्वविजय जैसे लोगों को लगा दिया गया है, वरना मेरी फोटो मांगने की क्या जरूरत थी। मेरे सवाल का जवाब देते। सवाल बहुत सीधा और स्पष्ट है। क्या पत्रकार रोहित शर्मा से 50 लाख रुपए वसूली करते हुए आप लोगों को शर्म महसूस नहीं हो रही है? और यही सवाल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL से भी की है कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ किस आधार पर रख रहे हैं जो पत्रकारों का मुंह चुप करवाने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती के नोटिस भेजकर सरकार का काम आसान कर रहे हैं। और अगर आम नागरिक सवाल पूछते हैं तो उन्हें धमकी देते हैं न कि सवालों का जवाब। फिर से वही सवाल है, क्या उन लोगों को पत्रकारों के पक्ष में खड़ा होने की जगह दी जा सकती है जो ABVP के सम्मानित मेहमान विकास तिवारी से फिरौती नोटिस वापस लेते हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार रोहित शर्मा को कोर्ट में घसीटना चाहते हैं? ये इन्होंने लिखा है। इन्होंने महत्वपूर्ण चीज लिखा है जिस पर हम एक बार फिर ध्यान देना चाहेंगे अपने दर्शकों का। इन दिमागी नक्सलियों की पहचान करने के लिए सीमा विश्वविजय जैसे लोगों को लगा दिया गया है, वरना मेरी फोटो मांगने की क्या जरूरत थी। ये बड़ा सवाल है। ऐसे PUCL जैसे संस्था में या फिर ऐसे जनवादी संगठनों में घुसकर ऐसे लोग उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी रूप में जनता के बुनियादी सवालों को उठा रहे हैं। उनकी पहचान सरकार के सामने कराने के लिए इन दोनों को नियुक्त किया है। ऐसा लगता है कई जो खबरें आई है उसके हिसाब से भी कि अमित शाह या मोदी ने जो दिमागी नक्सल को खत्म करने की बात किया है उसमें विभीषण की तलाश माने मल्लोजुला वेणुगोपाल राव पार्ट 2 की तलाश में जो मोदी सरकार सर्च अभियान चला रही है उसमें इन दोनों का भी क्या जगह दी गई है कि ये जिनको पहचान करेंगे उनकी हत्या या उनकी गिरफ्तारी मोदी सरकार करेगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि सशस्त्र माओवाद को समाप्त करने के लिए मल्लोजुला वेणुगोपाल राव के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नरसंहार और सरेंडर्स या गिरफ्तारियों को अंजाम दिया था। बहरहाल इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है जो कि उसका इन्होंने जिस चीज को उन्होंने जिक्र किया था उसका यहाँ पर है। इन्होंने सीमा आजाद के साथ वार्तालाप का जो एक कमेंट स्क्रीनशॉट लगाया है उसमें ये सवाल पूछते हैं, समर भूमि के पत्रकार रोहित शर्मा से फिरौती मांगते हुए शर्म नहीं आती? एक ही वक्त में दो चेहरे, लानत है। सीमा आजाद जवाब देती है, स्टेट के दलाल पहले अपनी फोटो लगाकर अपनी पहचान उजागर कर डरपोक। वो लिखते हैं, स्टेट की दलाली आपको मुबारक, आपके स्टेट के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, मेरी पूरी डिटेल निकलवा लो, मिल जाएगी, लेकिन मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं कि कमेंट सेक्शन ही बंद कर दूं। सवाल स्पष्ट है, समर भूमि के पत्रकार रोहित शर्मा से फिरौती मांगते हो और ABVP के सम्मानित मेहमान पत्रकार विकास तिवारी को छूट देकर कहते हो कि मैं स्टेट का आदमी हूं। मेरी फोटो स्टेट को देनी है क्या? ये सवाल पूछ देते हैं सीमा आजाद से। इसके जवाब में अलबल लिख करके वो कमेंट सेक्शन को बंद कर देती है। इसी बात को इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जाहिर किया है। सवाल वहीं पटकता है,
मोदी सरकार मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव पार्ट 1 की तलाश करके माओवादियों के सशस्त्र प्रतिरोध को ध्वस्त किया, खत्म किया और अब मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव पार्ट 2 में जिसमें सीमा और विश्वविजय जैसे लोग हो सकते हैं, इनकी मदद से अब दिमागी नक्सलियों की तलाश शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई में ये लोग भिड़ गए हैं। बहरहाल ये भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से दिया गया एक प्रेस बयान था जो मैंने आपको बताया दिमागी नक्सल को लेकर के। लेकिन जैसा कि आप बाद में खबरों देखे होंगे, आप दिग्विजय सिंह ने भी कहा था मैं भी दिमागी नक्सल हूं। मैं आरजेडी के कार्यक्रम में गया था, वहां भी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा, कुछ लोग महिलाओं ने कहा कि मोदी का दिमाग खराब हो गया है, कुछ ने कहा हाँ मैं भी दिमागी नक्सल हूं। ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं समाज में वाह हो की जो हालत बनी हुई है। बहरहाल मूल सवाल यही है, जनता के किसी भी प्रतिरोध को ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, ताकि सत्ता, फांसीवादी सत्ता, ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी फांसीवादी सत्ता कायम रहे, उसका बाल तक बाका ना हो सके। क्या होता है और कैसे होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी आप क्या सोचते हैं, इन सवालों पर आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसके साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। मदद करना चाहें अगर आर्थिक रूप से तो आप मदद भी हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल किसको कहोगे, दिमागी नक्सल सवाल करे तो नक्सल, हक मांगे तो नक्सल, सच बोले तो नक्सल, बस चुप न रहे तो नक्सल, हथियार लेकर जो जंगल में निकले उनसे लड़ना कानून का काम, लेकिन कलम उठाने वाले को क्यों दे रहे हो वही नाम। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल ये कैसा नया इल्जाम, किताब पढ़े सवाल करे तो देशद्रोही का नाम, जिसके हाथ में कलम है, जिसकी आंखों में सवाल, उसके माथे पर ठप्पा लगा कर क्या मिट जाएगा बवाल। बेरोजगारी पूछे नक्सल, महंगाई पूछे नक्सल, शिक्षा मांगे नक्सल, न्याय मांगे नक्सल, कह दे सत्ता से सच तो फिर वही दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। अरे सवालों से डरना कैसा, लोकतंत्र में जवाब दो, असमति को दुश्मन मत बोलो, जनता को हिसाब दो। विचारों से लड़ना है तो विचारों से लड़िए जनाब, लेबल लगाकर रवा